बहुत-बहुत दादा, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं और उनमें से खास तौर से ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि ये गठजोड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें सीपीएम भी इन्वॉल्वड है एक्चुअली। तो अगर सीपीएम कहाँ जाएगी उसके बाद, वो अपनी टेरिटरी कैसे छोड़ सकते हैं बंगाल की? ये तो नामुमकिन है। धनंजय जी, आपके पास आता हूँ। कर्नाटक में जेडीएस ठीक है, मार खाया है, लेकिन उस जेडीएस की वजह से 48 सीटें कर्नाटक में ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे स्थल पर आई है सर। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौथे स्थल पर है, कईयों में तीसरे पे। 48 सीटों में मिनिमम एक आंकड़ा दिनेश जी, सॉरी, एक आंकड़ा मैं बोल दूं, भाजपा का 30 सीटों में जमानत गई है। 30 सीटों में जमानत गई है। ये सबसे बड़ी कहानी है जो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। इतना बड़ा पार्टी मोदी अमित शाह के बाद, हिंदुत्व प्रचार करने के बाद अगर जमानत चला जाता है 30 सीट में, तो आप सोचिए क्या लोगों का रोष क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कोलार सीट जहां से राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जहां पर मोदी जी ने एक मेगा रैली की थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे स्थल पर है। ये भी मैं बता देता हूँ, कोलार की बात कर रहा हूँ। और एक और आपके अदारा जोड़ देता हूँ, जलंधर लोकसभा सीट पे जहां पे आपकी विजय हुई है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई पंजाब के अंदर। ये भी मैं आपको जोड़ देता हूँ साथ में, आपके साथ में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटक में 30 सीटों में जमानत जब्त हुई है, बाकी जगह भी उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। एक मिथ धनंजय बाबू टूट रहा है। वो मिथ ये है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मोदी जी की जो वोट है 10 से 15% सारी स्टेट्स में बढ़ जाएंगे। ये एक आडंबर, एक पाखंड पैदा किया जा रहा है, और जिसको मैं ये समझता हूं कि वो पुलवामा की वजह से हुआ था, देखा जाए तो बालाकोट की वजह से हुआ था, जहां पर उनको एक शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट लिए थे। इतना राइज कहीं होने वाला नहीं है। और जब मोदी वर्सेस मुद्दे आ जाएंगे सामने और नेता सामने कोई नहीं होगा, तो मोदी जी किसी को अटैक नहीं कर पाएंगे, ये सही बात है। लेकिन हाँ, अखिलेश, केसीआर और ममता की घबराहट जो है नेचुरल है। हालांकि ये समस्या कांग्रेस के लिए बिहार में नहीं है, वहां पर एडजस्टेड कॉम्बिनेशन है आरजेडी का और जेडीयू का, और कांग्रेस का सीटें को बंटवारा हो जाएगा वहां पे। पर काफी जगह ऐसा है कि जहां पर शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के पुनर्जीवित होने की वजह से घबराहट है इन क्षेत्रों के अंदर। आप इस परिस्थिति को किस रूप में देखते हैं धनंजय जी? देखिए, गौतम भाई ने बहुत कुछ कह दिया, गौतम दादा ने। मैं कहूँ कि जो कर्नाटक का चुनाव है केवल विधानसभा का चुनाव नहीं था, और स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चीजें हाईलाइटेड हैं, ठीक है, लेकिन मूल मुद्दा मुझे ये लग रहा है कि मोदी वर्सेस एंटी मोदी था। एक वर्ग वो था जो मोदी को पसंद नहीं कर रहा है, और एक वर्ग वो है जो मोदी को पसंद कर रहा है। कर्नाटक को मैं इसी तरह से देख रहा हूँ। वो मैं सिद्धारमैया और मुंबई के बीच चुनाव नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वहां स्थानीय क्षत्रप थे, स्थानीय लोग थे। ये जो किंग मेकर की भूमिका में होने की बात कर रहे थे ये जेडीएस वाले, ये किंग मेकर क्यों नहीं बने? अगर मुंबई और सिद्धारमैया के बीच मुकाबला होता तो किंग मेकर होते ही। फिर स्थानीय क्षेत्र में ये भी आते कि भाई जेडीएस क्यों नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी वजह मैं मानता हूं कि जैसे मुस्लिम वोटर को समझ में आ गया है कि केंद्र में जब तक बीजेपी सरकार हटेगी नहीं, उसके लिए परेशानियां कम नहीं होंगी। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ रहने से उनका नुकसान है, ऐसा मुस्लिमों को ये एहसास हो गया है। वो बिहार में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और बंगाल में भी हुआ है। जो बात कर रहे थे गौतम दादा, सागर दिघी चुनाव, जो उपचुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली, वो उसका संकेत है कि मुसलमान जो है वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, कांग्रेस को खड़ा करना हमारी मजबूरी है। कांग्रेस से जब छिटक करके मुस्लिम वोट गया था, वो समाजवादियों के पास गया था, तब थर्ड फ्रंट हुआ करता था और समाजवादी उसको लीड किया करते थे। लेकिन समाजवादी फिर चले गए बीजेपी के साथ, और लेकिन जो वाजपेयी थे, वाजपेयी ने उस तरह का माहौल नहीं क्रिएट किया। वो कांग्रेस सरकार जैसी हुआ करती थी वैसे ही सरकार वाजपेयी जी की सरकार रही, इसलिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और जो रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ मुसलमान लगे रहे, चूंकि उनको लगा कि कांग्रेस जो है उस तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है, नहीं होगी। अभी स्थिति अलग है। ये 10 साल जो मोदी जी का शासन रहा, और मोदी जी ने जिस तरह का शासन किया, उसमें मुसलमानों के दिल में एकदम बैठ गया है कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। दूसरी बात यह है कि ढेर सारे जो हिंदू वोटर हैं, जो प्रगतिशील हैं, जो रोजगार चाहते हैं,
जो विकास चाहते हैं, जिनके साथ मुसलमानों का सीधा सीधा टकराव नहीं है। कई जगह हो सकता है जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे मुसलमानों के साथ हिंदुओं का झगड़ा हो और उनको लगता हो कि नहीं यार बीजेपी चाहिए, क्योंकि मुसलमान परेशान करते हैं। ऐसी स्थितियां कई जगह है, बिहार में भी है और दूसरी जगहों पे भी है। लेकिन फिर उठता है सवाल कि देश के सारे हिस्से जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ उस तरह से नहीं रहते हैं। बहुत सारा इलाका है जो हिंदू बहुल इलाका है, या कहिए ज्यादातर लोग जो है जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। उनको भी ये लग रहा है कि बीजेपी देश का बंटाधार कर रही है। तो जिस तरह से मुसलमानों में ध्रुवीकरण हुआ है, उसी तरह एंटी बीजेपी हिंदुओं में भी ध्रुवीकरण हुआ है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि जो थर्ड फ्रंट नाम का जो फ्रंट हुआ करता था, इस बार वो गायब है। और जब वो गायब है तो लोकसभा का चुनाव जो है मोदी वर्सेस एंटी मोदी ही होगा। अब एंटी मोदी जब वोट होगा तो सवाल उठता है एंटी मोदी कौन है। तो एंटी मोदी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही दिखाई पड़ती है। वो बिहार से भी दिखती है, उत्तर प्रदेश के भी दिखती है और कर्नाटक से भी दिखती है। अब सवाल उठता है कि अगर समझिए जैसे कि महाराष्ट्र को एक उदाहरण के तौर पे मैं पेश करता हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस का ही दूसरा रूप है, कांग्रेस का ही समझिए बी टीम है। तो वहां वो फर्क नहीं पड़ता है, वहां वो जो है वो बड़ा ये है। लेकिन शिवसेना के जाने से वहां भी हिंदू वोटरों पे फर्क पड़ा है, इसलिए आप देख लीजिए कि बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको। तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो वोटर हैं वो आपस में इंटैक्ट है, वो किसी का वोट कोई खा नहीं रहा है। वहां एडजस्टमेंट बड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि रीजनल पार्टी के तौर पे भी जो है एनसीपी ऐसी कभी नहीं रही कि बहुमत में रही वहां महाराष्ट्र में। बिहार में भी अगर आप देखें तो बिहार में आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो आरजेडी ने हमेशा अकेले दम पे शासन किया। उसको ठीक है कांग्रेस का भी सपोर्ट रहा, लेकिन मरी हुई हालत में कांग्रेस जो है आरजेडी को सूट करती रही। इसलिए कांग्रेस को कभी उस तरह से उभरने नहीं दिया और कांग्रेस ने भी उस तरह से नहीं महसूस किया। ये मुसलमानों को भी ये महसूस नहीं हुआ, एक बड़े वर्ग को महसूस नहीं हुआ, उन 18-20% मुसलमान यहाँ हैं कि उनको जो है कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि बिहार में भी वो तनाव है दिनेश जी। ठीक है, ये जो नीतीश कुमार है और आरजेडी है उनका मजबूत धड़ा है, बावजूद इसके कांग्रेस में यहाँ हलचल है कि कांग्रेस को अपने दम लड़ना चाहिए इस चुनाव में, नहीं तो अगले चुनाव में कांग्रेस को वो मिलेगा। वो यहाँ भी भाव है। ठीक है, 2024 में के चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ कांग्रेस लड़े, लेकिन उसके आगे फिर जो है कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। जो मुस्लिम है और जो एंटी बीजेपी हिंदू है उनको भी। एक आंकड़ा मेरे पास है धनंजय जी, एक आंकड़ा मेरे पास है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिहार में एआईएमआईएम ने बहुत नुकसान किया हमारे गठबंधन का, लेकिन लेटेस्ट जो इंडिकेशन निकलता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्नाटक में मुस्लिम्स 88% कांग्रेस को वोट दिया है। एआईएमआईएम ने कर्नाटक इलेक्शन में 25 सीट पर प्रत्याशी खड़े किए। 14% मुसलमान हैं सिर्फ कर्नाटक के अंदर, और वहां पर मुख्य जो मुस्लिम मेजोरिटी की सीटें, वहां पे 25 सीटों पर एआईएम के कैंडिडेट खड़े हुए हैं सर, ये हकीकत है। और टोटल जो वोट उनको मिले हैं वहां पर सर 0.02%, 0.02%। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एआईएमआईएम को न केवल दरकिनार किया बल्कि उसको एक स्थान दिखाया। इससे शायद बिहार के और बाकी जगह के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक सबक लेना चाहिए कि ये व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं करेगा। इसलिए 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार सिर्फ इसलिए खड़े किए थे कि कांग्रेस का नुकसान कर सके और बीजेपी को जिता सके, लेकिन जनता ने इनको भी जवाब दिया। धनंजय बाबू जी, तो आपने जो मैं कह रहा था उसकी आपने तस्दीक कर दी, उसको उदाहरण के आप एकदम तथ्य के साथ रख दिया कि एआईएम में भी विश्वास नहीं है, या दूसरी जेडीएस भी मुसलमानों के वोट उनको बहुत मिलते रहे, लेकिन नहीं मिले और 88% वोट कांग्रेस को मिले। तो ये संकेत है कि वो दिल्ली में जो सरकार है उससे लोग तंग आ गए हैं। एक और आप दोहरा दीजिए इस बात को कि जो ये है दलित हैं, दलित में भी कितना परसेंट वोट मिला। देखिए दलित वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिनेश जी मैं कहूंगा फिर से आप बता दीजिए। ट्राइबल्स का वोट 44% गया है, एसटी का वोट 44% कांग्रेस को गया है, और दलित यानी कि एससी जो मेज कम्युनिटी आती है
60% मिला है बीजेपी अब कांग्रेस को सर, और बीजेपी को सिर्फ 22% मिला सर। 60% हाँ, दलितों का वोट कांग्रेस को गया है सर। तो और अब ये समझिए, कुरबा अलग से एक, मतलब कुरबा को भी हम ओबीसी में गिन सकते हैं, देखा जाए तो कुरबा के 63% वोट जो है कांग्रेस को गए हैं, और ओबीसी के ओवरऑल 31% वोट जो है वो कांग्रेस को गए हैं सर। देखिए उसमें तो सर कुरबा जो जाते हैं उसमें सिद्धारमैया उसी कास्ट के हैं, तो चलिए सिद्धारमैया के लिए वोट दिया, मैं उसको ऐसे मान के चलता हूँ। लेकिन जो दलित वोट है, दलित वोट, जिसे मुस्लिम वोट को आपने बताया कि एआईएम को जो सीटें मिली, नहीं मिली सीट, वोट कम मिले, सेम वैसे ही जेडीएस को मिला। जेडीएस के साथ मुसलमान लगातार रहे, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा दिया, तो वो वजह रही। फिर दलितों की बात करें तो दलित में भी खड़गे साहब के होने से ठीक है दलित वोट है, लेकिन दलितों को भी ये महसूस हुआ है कि ये जो बीजेपी है वो हमको निपटा देगी। जैसे खतरा मुसलमानों को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है बीजेपी से या संघ से, वैसे ही दलितों में भी ये भाव आ गया है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये सवर्णों की पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी। ये भाव इनमें भी आ गया, दलितों में भी आ गया। अब गौर कीजिए, अब मुस्लिम दलित ये दो बड़ा वर्ग है, समझिए दोनों को जोड़ देते हैं तो 30% से ऊपर वोट है। अब 30% से वोट अगर ऊपर, अगर वोट कांग्रेस के साथ जाती है, तो बताइए कौन रीजनल पार्टी के साथ जो है कांग्रेस अलायंस करना चाहेगी, और कौन सी रीजनल पार्टी है जो कांग्रेस को इस दम पे धमका करके अलायंस में लेके आएगी। वो बिहार में भी नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है। देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी कंप्लीट, ओबीसी के सामने वो स्थिति नहीं है। जो मुस्लिम के साथ साथ जो स्थिति है, या जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो स्थिति है, वो ओबीसी के साथ नहीं है, क्योंकि ओबीसी उस तरह से प्रताड़ित नहीं है। ठीक है, आरक्षण की चीजें चल रही हैं, लेकिन ये जो दो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कम्युनिटी है, वो चाहे दलित हो या जो मुस्लिम हो, इनका जो गठजोड़ होगा वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट देगा, वही कांग्रेस को बेस देगा। और मुझे लगता है कांग्रेस को जब ये बेस देगा तो जो छत्रप है, अब देखिए केवल यादव के भरोसे राजद यहाँ सीटें नहीं जीत सकती, वैसे ही केवल यादव के भरोसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वोट नहीं पा सकते, वो नहीं जीत सकते सीटें, क्योंकि अखिलेश यादव का भी वोट सरकेगा। जो आपने शुरू में रखा कि छत्रप घबराए हुए हैं, घबराने की ये बड़ी वजह है। और एक बात जान लीजिए, जैसा कि गौतम भाई ने कहा कि आप जो है अगर उनके साथ अलायंस करेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि यादव के साथ भी गैर यादव जो जातियां हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उनको वोट बढ़िया नहीं मिला। सेम देख लीजिए मायावती के साथ जो गठबंधन था उसमें वोट बढ़िया नहीं आया, क्योंकि दलित जो है वो यादवों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर बनता है और कांग्रेस इसको पकड़ती है, तो मुझे लगता है एक ऐसा समीकरण बनेगा जहां सब पीछे छूट जाएंगे और कांग्रेस आगे चली जाएगी। जी जी सुनील जी, आपके पास आता हूं, और हमने कुछ